हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बिहार एसआई मेंस की प्रैक्टिस सेट 15, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस पूर्णतः बीपी एसएससी के पैटर्न पे बनाया गया। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने मार्क्स को नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 100 से आप कितना स्कोर करते हैं। अब एग्ज़ाम्स का टाइम तो बहुत नज़दीक आ चुका है, तो ऐसे में आप ये जांच जरूर करें कि आपकी तैयारी किस लेवल पे हो चुकी है। तो इस वीडियो का मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो इस टोटल 100 के लिए मैं कट ऑफ आपको बताता हूं कि अगर आप 74 अचीव कर लेते हैं, ठीक है, ओबीसी और जनरल दोनों के लिए मैं आपको बताता हूं कि 74 आपके लिए रहेगा और साथ ही साथ बाकी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए 68 मार्क्स में रखता हूं। इससे अगर प्लस ला देते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और आप सेफ जोन में सिक्योर हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कैथुमीय, जैमिनीय और रड़ायनीय किस वेद की 3 शाखाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद की ये 3 शाखाएं, ठीक है। सामवेद के गायन करने वाले जो होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो उद्गाता के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि सामवेद को ही भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो बताइए कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारत में निष्क जो था या फिर इसको निशाका भी कहा जाता था, तो इसको हम लोग कहते थे एक प्रकार का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण आभूषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कालांतर में यानी कि कुछ समय के बाद क्या हुआ था कि निष्क जो शब्द था इसका प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के रूप में किया जाने लगा था। पहले तो ये आभूषण के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में कुछ क्या हुआ कि इसको स्वर्ण सिक्कों के रूप में जाना जाने लगा था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किस नदी को हेलमंड भी कहा गया है? किस नदी को हेलमंड भी कहा गया है, बताइए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को हेलमंड कहा जाता है। इससे पहले मैं आपको जो प्रैक्टिस मैं कराता था उसमें आपको बताता कि जो सरस्वती नदी है उसको मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा भी कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को ही मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उपनिषद को निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म ज्ञान कहा है? उपनिषद को निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म ज्ञान कहा है, ब्रह्म ज्ञान कहा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा प्रदान की थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आपने देखा था कि वास्को डी गामा भारत में आए थे, सबसे पहले उन्होंने भारत की खोज की थी 1498 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरिक ने ही आज्ञा जो कि प्रदान की थी वास्को डी गामा को कि आप भारत की यानी कि वो मसालों के व्यापार के लिए नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज करे थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें कि किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सूती कपड़ा, नील, कपास, कच्चा रेशम है, ये सभी के सभी निर्यात किया जाता था जो कि भारत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब्दुल रजाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया हुआ था? अब्दुल रजाक जो है वो विजयनगर किसके शासनकाल में आया हुआ था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। और कृष्ण देवराय के समय पुर्तगाली यात्री जो था बारबोसा आया था, पायास आया था, ये दोनों याद रखेंगे, बारबोसा और पायस, ठीक है। आगे देखिए, किस मराठा शासक के संबंध में किस अंग्रेज ने कहा कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? किस मराठा शासक के संबंध में किस अंग्रेज ने कहा, ठीक है, यानी कि किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था, यहाँ पे किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था।
तो ये जो बात कही गई थी अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक नाना फडणवीस के बारे में कही गई थी। नाना फडणवीस को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो मराठों के मैकियावेली के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मगध का सम्राट कौन था जिसे अप्रूप परशुराम कहा गया था? अप्रूप परशुराम कहा गया था या फिर अप्रूप परशुराम के नाम से जाना जाता था। मगध का वो सम्राट कौन था? तो अप्रूप परशुराम के नाम से महापद्म नंद को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको छत्रांतक के नाम से भी जाना गया, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। विजय पत्र किसकी कृति है? तो बताइए कि विजय पत्र किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की विजय पत्र कृति है। ठीक है, जफरनामा जिसको कहते हैं उसी का नाम था विजय पत्र। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सुल्तान ए आजम की उपाधि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने धारण की थी? सुल्तान ए आजम की उपाधि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने धारण की थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे सी। ठीक है, यानी कि इल्तुतमिश जो था, जो कि गुलाम वंश का एक शासक था, इसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। गुलामों के गुलाम के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि आपको पता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो यूँ कहे तो गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कर्णिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? लाल रक्त कर्णिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। तो लाल रक्त कर्णिकाएं जिसको आरबीसी कहते हैं, इसका निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पारंबिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों से सम्मिलित परियोजना है? किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निशान किसे कहा जाता था? निशान किसे कहा जाता था? बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का जो आज्ञा पत्र था उसको निशान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं? किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, एक ही आकृति के, एक ही आयाम के, एक ही कला की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। उत्तराकाली मुगल सम्राटों में प्रथम मुगल शासक कौन था? और ये मैंने आपको बता चुका है, अलग से मैंने हम लोगों ने उत्तर जो मुगल काल देखा था आधुनिक भारत के लेक्चर 2 में। तो उत्तरकालीन जो मुगल सम्राटों में प्रथम मुगल शासक हुआ वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहादुर शाह प्रथम। और ये बहादुर शाह प्रथम कौन था? तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र थे उनमें जो भी उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ तो उनमें सबसे जो बड़ा पुत्र था मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो कि मुगल सम्राट का अगला शासक बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन लेवी क्या है? बताइए कि कार्बन लेवी क्या है? कार्बन लेवी होता है कार्बन ईंधन पर लगने वाले कर को कहते हैं कार्बन लेवी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी कटिबंध यानी कि इको जोन कौन से हैं? भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी कटिबंध इको जोन कौन से? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। रति मंजरी किसकी रचना है? रति मंजरी किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयदेव। आपने कई बार देखा होगा गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे, वही थे रति मंजरी के लेखक। ठीक है, जयदेव। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था?
अनलहक घोषित किसने किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंसूर हल्लाजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मंसूर हल्लाज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। यह किस पुस्तक में लिखा गया? ये जो बात कही गई है वो किस पुस्तक में लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इंडिया टुडे। ठीक है, इंडिया टुडे पुस्तक की अगर बात करें कि लेखक कौन है तो आर.पी. दत्त, जो कि सबसे पहले ये पुस्तक का प्रकाशित हुई थी 1975 में। ये सबसे पहले ये पुस्तक जो था वो पब्लिश हुआ था। 24 कह रहा है कि भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य है। भारत में धन के निष्कासन का क्या तात्पर्य है? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक था, उसमें लिखा गया था। तो भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य जो था वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होना, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। यह युक्ति किसकी है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.वी. शाह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ना ही लाभ ना ही हानि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब बात बैलेंस की जा रही है, तो बैलेंस कब होगा? जब ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? बताइए कि किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यजुर्वेद। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो किस वेद की शाखा है? तो ये ऋग वेद की एक शाखा है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, यानी कि भ्रम या फिर माया है। यह युक्ति किसकी है? ब्रह्मा सत्य है लेकिन जो जगत है वो मिथ्या है, यह किसकी युक्ति है? तो ये बात कही गई थी शंकराचार्य जी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ही 4 मठों की स्थापना भी की थी। क्लियर, आगे देखिए। किस सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? किस सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो था वो बिहार था? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरदौसी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता था? बताइए कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते थे। और आपको एक क्वेश्चन इससे और आपको याद आ गया होगा कि कश्मीर के अकबर के रूप में किसे जानते हैं? तो जैनुल आबदीन को जाना जाता है, तो वो पॉइंट भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विचार से व्याख्या की? बताइए, राजत्व सिद्धांत की विचार जो है उसकी व्याख्या किसने की थी? सर्वप्रथम दिल्ली का वो शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बलबन। ठीक है, बलबन, यानी कि मैं आपको बता दूं कि इस विचार के अनुसार क्या था, इस विचारधारा के अनुसार बलबन का कहना ये था कि जो सुल्तान होता है वो पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जिसको नियामत एक खुदाई के नाम से भी जाना जाता था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और बलबन से रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखेंगे कि इन्होंने रक्त एवं लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, और साथ ही साथ पारसी उत्सव जो था नवरोज का प्रचलन इसने कराया था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा भारतीय जो था वो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? यानी कि
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोगों में से कौन जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो 1920 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि कलकत्ता में हुआ था उसके इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1920 के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। व्यक्ति और जर्नल के साथ यहाँ पे आपको मिलान करना है, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा बताइए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा, तो इनका जो सीधा संबंध था इंडियन सोशलॉजिस्ट से संबंधित था। फर्स्ट का 2 के साथ मैच होगा, फर्स्ट के 2 के साथ या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें भिकाजी कामा, तो यहाँ पे कारणी भिकाजी कामा होगा, मैडम रुस्तम भिकाजी कामा आपको पता है। तो यहाँ पे बी का इनका संबंध दत्त तलवार नामक इनका जो जर्नल था, पत्रिका थी, उससे संबंध थी। तो बी का 3 के साथ मैच करना चाहिए, तो बी का 3 यहाँ पर भी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका निकाला था, तो सी का 4 के साथ मैच होगा, सी का 4 के साथ, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अरविंद घोष की बात करें तो इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी, या फिर कौन थे, संस्थापक कौन थे? अवध में निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो शहादत खां, जिनको हम लोग कहते थे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, बक्सर के युद्ध 1764 में होता और इसी युद्ध में पराजय के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और उसके बाद जो कि अंग्रेजों को इन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो लगा था वो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में था, बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो कि हड़प नीति हम कह सकते थे, तो वो डलहौजी के शासनकाल में 1848 में स्टार्ट हुआ था, जिसका सबसे पहला शिकार सत्तारा हुआ था। ठीक है, वर्नाकुलर स्पेस एक्ट की बात करें तो इसका जो लागू किया गया था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया था, लेकिन इसको समाप्त किया गया था जो कि किसके द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो यहाँ पे कर्जन से इनका कोई संबंध नहीं होता, तो ये हमारा गलत है, सुमिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। और इल्बर्ट बिल जो पास हुआ था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही पास हुआ था, तो यहाँ पे 1, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सी गलत था, तो ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सप्तकोशिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? सप्तकोशिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में पड़ता है सप्तकोशिया बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? यहाँ पे चारों में से सिर्फ और सिर्फ एक सही है, तो आपको बताना है कि वो सही सुमेलित कौन सा है। देखिए अगर हम बात करें आर्य समाज के बारे में, तो आर्य समाज की स्थापना सरस्वती जी ने की थी, दयानंद सरस्वती ने, तो यहाँ पे लाला लाजपत राय के साथ ये गलत है। तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर होगा, जो कि ये भी गलत है। साथ ही अगर हम बात करें सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज के बारे में आपको पता है कि इसके ज्योतिबा फुल्ले ने इसको स्टार्ट किया था, तो ये भी गलत है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बिल्कुल करेक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कह रहा है कि एम्बीफीबिया बनाता है, तो बताइए क्या है? एम्बीफीबिया जो है बताता है क्या? एम्बीफीबिया, तो एम्बीफीबिया का मतलब होता है कि जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जो पशु होते हैं उनको कहते हैं एम्बीफीबिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस खेल के लिए थॉमस कप जो पुरस्कार होता है वो दिया जाता है? थॉमस कप जो पुरस्कार है वो किस खेल के क्षेत्र से दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण राज्य को अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि आपको ये बताना है कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य को अधिकतम वर्षा मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु को।
भारत को जो अधिकतम वर्षा होती है, यानी कि पूरे भारत में जो अधिकतम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, और उत्तर पूर्व मानसून के कारण जो कि अक्टूबर नवंबर में होता है, इससे सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो चेन्नई में होती है, तमिलनाडु में होती है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस भाग में तापमान की दैनिक सीमा सबसे अधिक है? भारत के किस भाग में तापमान की दैनिक सीमा सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित जल प्रबंधन रणनीति में से कौन सी लागत प्रभावी है? भारत में निम्नलिखित जल प्रबंधन रणनीति में से कौन सी लागत प्रभावी है? तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा, बारिश के पानी का संग्रहण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि असवान उच्च बांध, ठीक है, बताइए कि असवान जो डैम, आपको पता है कि असवान बांध कहाँ पे पड़ता है, किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र में। मिस्र की राजधानी क्या होती है, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, और इसकी राजधानी जो होती है वो काहिरा होता है। ठीक है, काहिरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? समुद्र में अगर डेंसिटी बढ़ती है तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम को बनाया था, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चूंकि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वुड डिस्पैच किसके बारे में था? वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा से संबंधित है, जो कि वुड डिस्पैच भारत में कब लागू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में आया हुआ था। अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बताइए कि अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ग्लूटीन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु नदी का पूर्ववर्ती नाम क्या था? सिंधु नदी का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिरण्यवती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वितास्ता की बात करें तो वितास्ता जो वो झीलम का पूरा नाम था, अस्किनी जो था वो चिनाब का, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। सतलज का सतुद्री, रावी का पुरुषड़ी, इस तरह से आप याद रखेंगे। अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मृदा निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? मृदा निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कितने जैव भौगोलिक भागों में बांटा गया है? जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कितने जैव भौगोलिक भागों में बांटा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल 10 भागों में बांटा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वायसराय को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वायसराय को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा गया? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को कहा गया आधुनिक भारत का औरंगजेब। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो मुख्य उत्पाद जो बनता है वो क्या होता है? वो है ऑक्सीजन। आपको पता है कि हमारे वातावरण में, यानी कि हमारे जो पर्यावरण में मौजूद जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है वो पौधे क्या करते हैं कि अपने भोजन के लिए उसको ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो जो मुख्य उत्पाद बनता है वो ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की थी? बताइए कि प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की थी? तो प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, काउपर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, काउपर। हमारे कर्ण की कौन सी संरचना ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कोक्लिया। अब बात करते हैं कि ये कोक्लिया है क्या, तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख करके समझ सकते हैं कि कहाँ पे कोक्लिया लिखा गया। जो आप ये गोल गोल बनाया गया है ना, उसी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी के रूप में स्टेपिडियस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी और मांसपेशी कहाँ पे उपस्थित होता है? जो स्टेपिडियस आपने ऊपर में देखा, स्टेपिडियस, ये कहाँ पे होता है? तो मध्य कर्ण में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, मध्य कर्ण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग जो है वो किससे से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेब, एप्पल से संबंधित होता है। और ये जो रोग होता है वो बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो अग्नि जैसा इस पे निशान बन जाता है, आपने देखा होगा सेब पर। ठीक है, अलग अलग कलर का क्या होता है कि अग्नि की तरह, यानी कि आग की तरह अलग अलग जो कि निशान बन जाता है, धब्बा बन जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, बताइए किस तरह से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, यानी कि निर्वाचित सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे देखिए, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि पिथियम डिबैरियरम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि वेलाडिला क्यों प्रसिद्ध है? बताइए कि वेलाडिला क्यों प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर की बात करें तो वेलाडिला कहाँ पे पड़ता है? जो कि ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और ये लौह अयस्क के हेतु की काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई, बिल्कुल करेक्ट है। अश्व शक्ति जो कि शक्ति का इकाई होता है। समुद्री मील जो होता है नौ संचालन की दूरी की इकाई होती है। लेकिन यहाँ पे गलत है, सेल्सियस की बात करें तो ये उष्मा की इकाई नहीं होती है, तापमान की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? कई बार आपने पेपर में इसको देखा होगा, चर्चा में अक्सर रहता है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि गुरु नानक। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ठीक है, तलवंडी में। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो कालीबे नदी के किनारे। और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो बताइए कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को, जो कि हम कह सकते हैं कि मूर्खता का स्मारक कहा था, किसने कहा था? दीन इलाही को मूर्खता का स्मारक किसने कहा था? तो वह मैं आपको बता दूं कि जो स्मिथ है वी स्मिथ, आपने देखा होगा, वी स्मिथ ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ना है, उसके बाद बताना कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स की बात करें तो पोचारम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य ये भी नागालैंड में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। नागालैंड के कैफाइडर जिले में ये पड़ता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के दोनों बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, 1 और
2। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित इनमें से कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ इनमें से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इलायची की पहाड़ी, जिसको कह सकते हैं कार्डामम की पहाड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, सेवराई की पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। मांग वक्र का नीचे की ओर गिरना दर्शाता है। मांग वक्र का नीचे की ओर गिरना क्या दर्शाता है? मूल्य और मांग की गई मात्रा के बीच व्युत्क्रम संबंध। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो देखिए, बॉम्बे प्लान जो था वो 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के इस योजना को तैयार किया था। बिल्कुल करेक्ट है। और इस योजना ने 15 वर्षों में प्रति आय को दोगुना करने में परिकल्पना की थी और इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की परिकल्पना की थी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रहिएगा कि 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए और राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने के लिए परिकल्पना की थी इस योजना के दौरान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों पॉइंट्स राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़ करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलेजन उत्तक घावों को ठीक करने में मदद करता है, जो कि विटामिन यहाँ पे सी होगा। ठीक, सी द्वारा बनता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घोषणा पत्र जिसे फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब कहा जाता है, इसे निम्नलिखित संगठन किसके द्वारा लाया गया था? फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब कहा जाता है, ये जो संगठन था, ये जो लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था? ये घोषणा पत्र किसके द्वारा लाया गया था? तो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब कहा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो संगठन था, इसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि सिटीज किसके संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय समझौता है? सिटीज किसके संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय समझौता है? सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिटीज का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। ठीक है, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म इतना ही होता है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, लेकिन इसका पूरे नाम की बात करें तो स्पीसीज के बाद ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा भी होता है। ठीक है, फ्लोरा होता है, सॉरी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकटग्रस्त वनस्पति और वन्य जंतु। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि सही मिलान कीजिए आविष्कारक, खोज और उनके शोधकर्ता, यानी कि कह सकते हैं कि आविष्कारक और उनके शोध के साथ मैच करना है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, आपको ये पता होगा, कई बार जो पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है, और ये है ल्यूमेनहॉक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ल्यूमेनहॉक, जो कि आपको ये पता होगा जेई साल्क, जो आपको पता है सबसे पहले आप उसको पढ़ करके देखिए, उसको पकड़िए। तो जेई साल्क ने पोलियो टीका का आविष्कार किया था, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि 1954 में सबसे पहले इन्होंने जो कि बनाया था, सॉरी 1952 में ना, 1952 में, क्लियर, 1952 में सबसे पहले बनाया था पोलियो जो कि वैक्सीन। तो यहाँ पे देखिए 3 का डी के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है? 3 का डी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इस तरह से आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं। ल्यूमेनहॉक जो कि जीवाणु के साथ इनका संबंध होता है। तो देखिए 4 का बी के साथ, तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसमें ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। और ये मैंने आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जो अलग से वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया भी था।
तो देखिए चारण आहार श्रृंखला के आधार में क्या होता है, सबसे पहले उत्पादक आता है। ठीक है, उत्पादक क्या होता है कि अगर हम बात करें इकोलॉजी में, तो इकोलॉजी में उत्पादक का मतलब होता है हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उत्पादक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 अधिनियम। ठीक है, बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी वो 1892 में मिली थी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में यहाँ तक तो जीके कवर कर लिया। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 यह दिया गया मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन कि कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद करके 15 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बात करते हैं दर, यानी कि 10 रुपये में 5 की दर से, 10 रुपये में 5 की दर से वो खरीद रहा है, और यहाँ पे क्या बात है कि 15 रुपये में 6 की दर से वो बेच रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30, और इन 30 को मैं यहाँ पे दोनों में गुना कर लेता हूँ। ठीक है, 30 से मैंने गुना किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 × 30 ये आपका कट जाएगा 6 बार में, यानी कि कहने का मतलब उसने खरीदा अगर 60 रुपये में और इसको बेचा है कितना में? 75 रुपये में। ठीक है, इसको मैं 6 से कटाऊंगा तो 6 × 30 और 15 × 5 = 75। खरीदा 60 रुपये में, बेच रहा है 75 रुपये में, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 60 रुपये पे। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं 15 × 4 = 60, यानी कि 25% करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग MDH के फॉर्मूले पर यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, MDH, और यहाँ पे काम भी दिया गया, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ वर्क। आगे लिखा गया MDH, और यहाँ पे मैं वर्क 2 लिख लेता हूँ। ये वर्क 1 है, यानी कि 1 to 1 to 1 सभी है। देखिए क्या कह रहा है कि 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग, यानी कि पहले में 20 आदमी 1/3 भाग करते हैं, यानी कि 1/3। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और 3 को मैं लोग ऊपर में भेज देंगे। चलो इसको मैं 3 को ऊपर में भेजता हूँ। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि दिन, यानी कि 20 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ पे घंटे की कोई बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे हम घंटे वाले को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में ये कह रहा है कि बाकी कार्य को, यानी कि 1/3 तो कार्य यहाँ पे पूरा हो गया, तो बाकी कार्य कितना बचा होगा? 1/3 यहाँ पे कर रहे हैं, तो बाकी 2/3 बचा होगा। तो 2/3 का मतलब मैंने 2/3 इसको ऊपर रख दिया। 2/3 करेंगे तो 3 ऊपर में चला जाएगा। हमें यहाँ पे आदमी पूछा जा रहा है कि 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले मानते हैं कि x आदमी, जो कि हम लोगों ने सेकंड में लगाया होगा, और h कितना हो जाता है, सॉरी h नहीं, दिन कितना होता है? 25 दिनों में कंप्लीट करते हैं। h तो दिया नहीं गया, तो यहाँ पे हम मानकर करते हैं कि MD दिया गया सिर्फ, और यहाँ पे MD दिया गया। ठीक है, इन दोनों फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3 से 3 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर हम 5 से कटाते हैं तो 5 चौका 20, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब इसको देखिए अगर हम 5 से यहाँ पे कटाते तो 5 चौका 20 आपका यहाँ पर भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा 4 चौका 16 यहाँ पे बचता है, 16 दूना 32, यानी कि x की इक्वल टू कितना होता है? 32। सेकेंड टाइम लोगों ने 32 आदमी को लगाया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि और कितने आदमी बढ़ाए गए थे। पहले हम लोगों ने 20 आदमी लगाया था, अब 32 आदमी हो गए, तो कितने आदमी और लगाए गए? तो 12 आदमी और लगाए गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि ABC किसी कार्य को मिलकर के 3 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम ये मानते हैं कि A + B + C तीनों मिलकर के उस कार्य को 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि A या B अकेले इस कार्य को करे तो 8 दिन में करते हैं। अगर A अकेले करे तो भी 8 दिन में कंप्लीट करता है, B अकेले करे तो भी 8 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कार्य को C अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम यहाँ पे तीनों कैल्शियम लेते हैं। 8 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 24 होता है वो टोटल वर्क होता है, ये आपको पता होगा। इनकी इफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, यानी कि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों मिलकर तीनों की इफिशिएंसी हो जाएगी 8, इसकी इफिशिएंसी 3 और इसकी इफिशिएंसी 3। अब यहाँ पे हमसे पूछा रहा है कि C अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा, यानी हम ये कहें कि तीनों में से अगर हम दोनों को जोड़ के घटा दें, 8 में से अगर 3 3 6 को घटा देते हैं तो हमारा जो कि निकल जाएगा, यानी कि हम कहने का मतलब ये हुआ कि A + B + C माइनस में अगर हम कर लेते हैं A + B तो यहाँ पे C की वैल्यू निकल जाएगी, और टोटल आपके पास टोटल वर्क कितना? 24। 24 को क्या करेंगे? 8 में से 3 और 3 6 घटा देंगे, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि C अकेले उस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 संख्याओं में, ठीक है, 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 दिया गया तथा अंतिम 3 का औसत 16 दिया गया, तो यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी। देखिए
हम मानते हैं कि 4 संख्या हमारे पास है और वो 4 संख्या हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 संख्याओं का औसत दिया गया है 15, यानी कि 15 चौका 60। ठीक है, टोटल योग हुआ था उनका 60। और यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत दिया गया था ना, तो हम इसको हटाते हैं। प्रथम 3 का औसत तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 45, सॉरी 45 होता है 15 तिया 45। आगे कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 16 है, यानी कि अंतिम 3 संख्या अगर देखें तो b प्लस सी प्लस डी, यानी कि अंतिम 3 संख्या और इनका हम औसत अगर देखें तो 16 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 16 तिया 48। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूं, तो यानी कि अगर b प्लस सी प्लस डी में से इसको घटा देता हूँ तो b प्लस सी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा d माइनस ए इक्वल टू 3 बचेगा। 48 में से 45 3 बचता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम संख्या आपके पास जो कि 19 दी गई है, तो यानी कि अंतिम संख्या 19 दिया गया, यहाँ पे a रखता हूँ, ये 3 हो गया, इसको घटाएंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि प्रथम संख्या क्या होगी, तो प्रथम संख्या 16 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5√5 और तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है और यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे फाइंड आउट। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर आधार सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो 5 के पावर 1 है और 5 के पावर 1/2, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 के पावर 3/2। ठीक है, 1 और आधा को जोड़ते हैं तो क्या होगा 1.5 होता है, यानी कि 3/2। इसको फिर से यहाँ पे 5 के पावर 3 लिखा गया और यहाँ पे भाग का साइन लिखा गया 3 के पावर 2, और राइट साइड में 5 के पावर a प्लस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों का आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, यानी कि हम यह कर सकते हैं कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 और 3 9/2, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाग का साइन है तो यानी कि पावर आपका घट जाएगा, तो यहाँ पे पावर को घटा देता हूँ 3/2, कुछ इस तरह से हो जाता है। राइट से में आपके पास क्या हो जाएगा 5 के पावर a प्लस 2 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आधार से में यानी कि इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2 और यानी कि 3, 5 के पावर 3 हो जाएगा। राइट साइड में आपके पास 5 के पावर a प्लस 2, और आधार से में बराबर के अगर एक दूसरे तरफ आधार से में तो पावर भी हम बराबर कर देते हैं, तो यानी कि 3 के बराबर में a प्लस 2 लिखेंगे और a की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दी गई चित्र में AP बराबर 6 लिखा गया। सबसे पहले इस फिगर को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा गया, यहाँ पे आपका एक P बिंदु है और ये जो एक रेखा है कुछ इस तरह से यहाँ पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलो यहाँ पे मान लेते हैं P बिंदु है, A B D और C। ठीक है, ये आपके हमारे पास कुछ फिगर दिया गया और यहाँ पे इन सभी की वैल्यू भी दी गई है। AP बराबर टोटल 6 लिखा गया, AB बराबर 2 लिखा गया, इसना का वैल्यू 2 दिया गया, टोटल यहाँ से 6 लिखा गया। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। PC की वैल्यू यहाँ पे टोटल हमारे पास लिखी गई है, टोटल 8 दिया गया। हमसे पूछा है कि CD की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसका बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसमें क्या करते हैं कि टोटल ये आपका बड़ा वाला, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि थ्योरम होता है, आप इस थ्योरम को याद रखेंगे। PA गुने में क्या लिखते हैं, यानी कि टोटल आपका यहाँ से और इसको लिखते हैं PB। ठीक है, PB। राइट साइड में उसी तरह से टोटल लिखते हैं, PC यहाँ पे लिखेंगे और गुना में क्या लिखेंगे PD। ठीक है, PD। अब इन सभी की वैल्यू को हम पुट करने की कोशिश करेंगे। तो PA की वैल्यू तो हमारे पास 6 लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू 6 लिखी गई है, लेकिन PB की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 2 दी गई और इसके 6 दी गई, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू जो कि 6 - 2 लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। PC की वैल्यू हमारे पास पता है कि P से लेकर C तक के टोटल वैल्यू 8 लिखा गया, लेकिन PD की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो PD की वैल्यू हम क्या करेंगे, 8 में से अगर x को घटा लेते हैं तो हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी, 8 - x लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 गुने 4 यहाँ पे हो जाता है, राइट साइड में 8 गुने 8 - x होता है। 8 से इसको घटाएंगे तो देखिए 6 चौका 24, इसको घटाएंगे तो 3 इधर हो जाता है, और राइट साइड में 8 - x, और x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5। कहने का तात्पर्य हमारा क्या हुआ कि CD की वैल्यू आपके पास 5 आया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया CD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमसे यही पूछा गया था, तो x की वैल्यू आपके 5 करेक्ट हो जाता है, जो कि हम ऑप्शन नंबर C को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 29 tan थीटा इक्वल टू 31 लिखा गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कि इसकी वैल्यू क्या है। देखिए हमारे पास एक कंडीशन लिखा गया कि 29 tan थीटा की जो वैल्यू लिखी गई है वो 31 के बराबर है। हमें जो वैल्यू निकालना है 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में निकालना है 1 - 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको करने के लिए हम सिंपल सी बात क्या करते हैं,
1 की जगह पे हम रख देते हैं इतना। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको मैं जो कहते हुए छोड़ता हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इतना रख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, नीचे भी हम उसी तरह से कर लेते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और आपका यहाँ पे माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाता है, और उसी तरह से यहाँ पे देखें तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए हमें यहाँ पे tan की वैल्यू दी गई है, अगर tan की वैल्यू को देखें तो tan थीटा इक्वल टू 31/29 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि दोनों तरफ यानी कि दोनों में हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा से भाग कर देते हैं। अगर हम कॉस थीटा से भाग करेंगे तो देखिए कॉस कॉस खत्म, साइन बटे कॉस यानी कि tan के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा और प्लस में 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा माइनस में 1 जो कि आपका होल स्क्वायर में। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। tan थीटा की वैल्यू 31/29 मैंने यहाँ रखा, प्लस में 1 ये हो जाता है। उसी तरह से 31/29 यहाँ पे माइनस में 1 और आपका ये होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे 31 और यहाँ पे 29 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 32 और 28 30 60 हो जाता है, 60 और नीचे आपका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको जोड़ेंगे तो यानी कि आपका घट जाएगा, 31 में से अगर 29 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 आएगा और नीचे आपका 29। ठीक है, 29 से 29 खत्म, आपके पावर में स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बचा हुआ है। 60/2 का मतलब क्या हुआ 30, 30 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होगा 900। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो कि बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था लेकिन बहुत ईजी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना था। आई होप कि आप ये चीज़ समझ चुके हों कैसे हम लोगों ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस है कि यदि एक टावर के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से टावर के सर्वोच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी टावर के आधार, तो चलिए यदि टावर के आधार से, ठीक है टावर के आधार, चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि टावर है और इसके आधार, चलो ये टावर हो जाता है, और इस टावर के आधार से क्या कर रहा है कि 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन जो कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना। टावर की ऊंचाई पूछी जा रही है तो tan थीटा बराबर लिख देंगे लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो लंब बटे आधार, ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे कि 1/√3, तो 1/√3 मैंने यहाँ रखा, h/20 और h की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो 20/√3। ठीक है, 20/√3। अगर आप इसको तोड़ करके लिखना चाहो तो तोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा यहीं पे मैच कर रहा है जो कि ऑप्शन डी को, तो टिक कर देंगे यहीं पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धवृत्त जिसका एक कोण ABC है। ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त की बात की जा रही तो मैंने एक अर्धवृत्त बनाया कुछ इस तरह से। ठीक है, अर्धवृत्त मैंने बना लिया, हाफ सर्किल, सेमी सर्कल कह सकते हैं। ABC दिया गया और यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका व्यास AB है, AB इसका व्यास है। ठीक है, इसका डायमीटर व्यास हो जाता है और ABC एक कोण बन रहा था, तो कोण मान लेते हैं कुछ यहाँ पे बन रहा है, एक कोण कुछ इस तरह से इसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि AC और BC जो है, AC और BC यानी कि ये आपका 3x कह रहा है और ये आपका 4x रेशियो में दिया गया है, तो 3x 4x लिख देते हैं। और इसका जो रेडियस जो डायमीटर है वो टोटल आपका 5 के बराबर है, 5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये आपका 90 डिग्री कोण बनता है, क्योंकि आपको पता है कि हाफ सर्किल में अगर परिधि के द्वारा जो डायमीटर के द्वारा जो भी कोण बनता है वो 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये हमारा डायरेक्ट थ्योरम होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसका और इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं कि कितना वैल्यू होता है। देखिए ये तो आपका कर्ण हो गया, यानी कि हाइपोटेनस हो जाता है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको लंब माने इसको आधार माने तो 9x² प्लस 16x² हो जाता है। और इधर हम देखें तो 25 इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25x²। ठीक है, 25 से 25 खत्म, x² की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू हम 1 निकालते हैं। जब x की वैल्यू 1 आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो
हमने हाइट माना था वो 3 हो जाता है और इसका जो बेस माना था वो 4 हो जाता है। 3, 4 और 5 ट्रिपलेट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ट्रिपलेट बन ही गया है तो हमें क्या निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी कि 4 गुने 3 कर देंगे। तो 4 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 3 दूना 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव अनुप्रवाह में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे तथा प्रतिकूल धारा प्रवाह में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे से खींच जाती है, तो धारा की चाल क्या है। देखिए दो हमारे पास चाल दी गई है, जो कि अनुप्रवाह में चाल दी गई है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल में जो कि 8.5, और हमें धारा की चाल पूछा जा रहा है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि धारा का जो चाल होगा वो क्या होगा। ठीक है, धारा का चाल अगर हम निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 x - y, ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए 1/2 और x - y यानी कि हम 15.5 यहाँ पे रख देते हैं और 15.5 में से 8.5 को घटा लें तो कितना आएगा, 7.5, सॉरी 7 आएगा ना, 7, और गुने में यहाँ पे 7 मैंने लिखा, तो इसको घटाएंगे तो 7/2 यानी कि 3.5। कहने का मतलब हमारा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो 1 अक्टूबर 2040 को कौन सा दिन होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कैलेंडर में मैंने आपको कराया था। देखिए क्या कह रहा है कि 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी 2004 को अगर कौन सा दिन था, जो कि फ्राइडे था। ठीक है, फ्राइडे था। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2040 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले दिन जो कि साल का अंतर दोनों का अलग अलग है, यानी कि हमें अलग अलग साल निकालना है। तो हम यहाँ पहले देखते हैं कि 2004 से लेकर के 2040 तक कितने साल होते हैं। तो 2040 से लेकर के 2004 से 2040 के बीच हम देखें तो टोटल हमारा 36 साल हो जाता है। ठीक है, 36 साल तो होता है, साथ ही साथ इसमें कुछ लीप ईयर्स भी होंगे। तो लीप ईयर्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए सिंपल सा, पहले तो हमें 2004 से 2040 ऐसे ही दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें 9 लीप ईयर्स आएंगे। ठीक है, 9 लीप ईयर्स होंगे। तो अब इसको क्या करते हैं, 36 और 9 को जोड़ लीजिए। तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 45, और 45 को हम 7 से डिवाइड कर लेते तो कितना हो जाएगा, 45 को 7 से डिवाइड करते तो 7 छक्का 42, 3। अब हमारे पास शेष 3 बचा। ठीक है, अब इसको हम लेकर के चलते हैं 3 शेष। अब ये हमारा ईयर का काम खत्म हो गया। अब हमें जो फाइंड आउट करना है इस पे चलते हैं। हमें सफ़र कहाँ से कहाँ तय करना है, फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक जाना है। तो चलिए 10 फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक। फरवरी में अब कितने दिन बचे होंगे, तो आप बताइए कि फरवरी 10 तारीख तक तो कंप्लीट है। फरवरी हमारा 29 दिन का होता है, यानी कि 2004 है तो ये लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स तो फिक्स है कि फरवरी जो 29 दिन का होगा, और फरवरी 29 दिन का होता है तो 10 दिन तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचे होंगे 19 दिन, और 19 दिन बचे होंगे और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं, इसमें कितना दिन बचेगा, आपको कि 7 दूना के 14, 5 शेष बचता है। तो 5 मैंने यहाँ पे लिखा। फरवरी कंप्लीट। मार्च टोटल 31 दिन का होता है, अगर उसको 7 से डिवाइड करें तो 3 शेष बचेगा। अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 यानी कि उसमें 2 शेष बचेगा। अप्रैल के बाद हमारा मई आएगा, मई में जो कि 31 दिन 3 शेष बचेगा। जून में 2 दिन शेष बचेगा। उसी तरह से जुलाई में बढ़े तो जुलाई आपका 3 शेष, अगस्त में 3 शेष, और अब बात करते हैं अगस्त के बाद हमारा सितंबर में 2 दिन शेष बचेगा, और लास्ट हमारा आता है अक्टूबर में हमें जाना है 1 तारीख तक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 दिन। ठीक है, 1 दिन, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सभी को हम जोड़ करके जो कि 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा जो भी शेष दिन बचेगा उसको हम ऐड कर देंगे। देखिए 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 24, और 24 और 3 कितना होता है, 27। ठीक है, 24 और 3 27 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना शेष बचता है, तो आप कहोगे कि 27 को डिवाइड करें तो 6 शेष बचता है, और इस 6 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे तो फ्राइडे कितना नंबर पे आता है, फ्राइडे नो कि आप कहोगे 6 नंबर पे आता है। तो देखिए फ्राइडे 6 नंबर पे आता है, 6 6 12 हो जाता है, यानी कि 12 को हम 7 से फिर से डिवाइड करें तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचता है। और 5 शेष बचने का मतलब आप कहो कि जो कि कह सकते हैं कि 5 को हमारा जो कि फ्राइडे आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका 5 है ना, फ्राइडे 5 नंबर पे आता है ना, तो 5 को हम 6 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 11, 11 को 7 से डिवाइड करें तो 4 शेष बचता है। तो 4 शेष पे 4 का दिन का मतलब 4 हमारा जो कि बृहस्पतिवार आता है, यानी कि हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए। मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए 6 नंबर आया, और यहाँ पे हम फ्राइडे में जो जोड़ेंगे तो फ्राइडे जो हमारा आता है वो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, और 5 को मैंने 6 को जोड़ा तो टोटल 11 दिन हो गए, और 11 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो 4 शेष बचते हैं, और 4 शेष का मतलब जो कि कह सकते हैं कि थर्सडे जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मैंने आपको कैलेंडर में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा रखा, आप उसको देख करके सीख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई। देखिए 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर नहीं 12 का स्क्वायर किया गया। ठीक है, एक बढ़ा करके 11 नहीं 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर जो होता है तो 169, लेकिन यहाँ पे 14 का स्क्वायर लिखा गया। जो भी लेफ्ट में हमारा अंक लिखा गया, चलो यहाँ पे मैं लिख करके बताता हूँ। देखिए 11 बराबर लिखा गया था 144, तो यहाँ कहने का मतलब कि 12 का स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, 12 का स्क्वायर एक अंक बढ़ाया गया। उसी तरह से 13 जो यहाँ पे 196 लिखा गया, एक अंक बढ़ाया गया, 14 का स्क्वायर करके लिखा गया 196। उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर जो कि 246, यहाँ पे 16 का स्क्वायर होना चाहिए था 256, लेकिन ये गलत है, जो कि ये विषम होना चाहिए था, ये हमारा गलत है। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं 17 यानी कि 324, तो ये 18 का होना चाहिए था, 18 का 324 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये आपका गलत है। यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर 256 होना चाहिए था, जो कि ये गलत किया गया। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु श्याम से बड़ा है, यानी कि आयु में राम जो है वो श्याम से बड़ा है। तो चलिए राम जो है इसको मैं ऊपर रखता हूँ, ये श्याम से बड़ा है, इसको ऊपर रखते हैं। आगे कह रहा है कि आयु में लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण जो है वो श्याम से बड़ा है। तो चलो भाई लक्ष्मण जो है वो श्याम से बड़ा है, किंतु राम से छोटा, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में रख दिया। आगे कह रहा है कि हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है। हनुमान जो है यहाँ पे हनु इसको लिख देते हैं, हनुमान जो है हरि और श्याम दोनों से छोटा है, यानी कि हरि आपका यहाँ पे बीच में इसको लिख देते हैं, हरि और श्याम दोनों से छोटा है। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि श्याम जो है वो हरि से बड़ा है, श्याम जो है वो हरि से बड़ा है, इसलिए मैंने उसको ऊपर में रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हनुमान है, जो कि सबसे नीचे है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट के लिए 4568 लिखा गया, बर्न के लिए 1239 लिखा गया, तो ब्लंट के लिए क्या लिखा जाएगा। तो बस उसी में से हमको लेटर को चूज़ कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम लेट में देखें तो देखिए यहाँ पे देखते हैं LATE, लेट के लिए क्या लिखा गया 4567, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। BURN, बर्न के लिए क्या लिखा गया 1239। ठीक है, तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्लंट BLUNT, ब्लंट के लिए क्या लिखा जाएगा। तो बी के लिए क्या लिखा गया 1 लिखा गया, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा। एल के लिए यहाँ पे 4 लिखा गया। तो देखिए स्टार्टिंग देखिए 14 से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो कि हमारा डी होगा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिकवर्ड शब्द में वर्णों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें शब्द और उनके बीच उतने ही वर्ण होते जितने वर्णमाला में होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए RECOVERED, ठीक है, रिकवर्ड को मैंने लिखा। अब हमें ये बताना है कि अल्फ़ाबेट में जितने लेटर होते, यानी कि जितने गैपिंग होते, जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से। सिंपल सी बात मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखिए A और B C, ठीक है, यानी कि A और C के बीच में कितने लेटर B एक आ रहा है। उसी तरह से हमें यहाँ पे भी देखना है कि जो किस तरह से होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो D और E के बीच क्या होता है, D और B के बीच एक भी लेटर गैपिंग नहीं होता, तो हमारा एक हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। D और E एक हमारा बन जाता है। कितने जोड़े हमें ये बनाना है। अब देखिए O के बाद अगर हम देखें तो OPQR बिल्कुल करेक्ट है कि O और R के बीच 2 गैपिंग होती है, यहाँ पर भी 2 गैपिंग है, तो हमारा O और R यहाँ पे बन जाता है, एक बन गई है। अगर हम यहाँ पे O और R देखें तो देखिए O और R को यहाँ पे देखिए OPQR, ठीक है, ये भी हमारा आता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि RO यहाँ पर भी एक बन जा रहा है, 3 बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। देखिए इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो भी को उठाते हैं, भी आर के देखिए आर यहाँ पे STU भी, ठीक है, आर एक नहीं, आर से लेकर के अगर हम भी तक यहाँ पर बढ़े तो आर के बाद यहाँ पे भी के बीच 3 गैपिंग होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आर STU और भी, यानी कि 3 के बीच गैपिंग, तो हमारा एक बना आर और भी। अब इसमें हम कुछ और नहीं बना सकते, आप चाहो तो आप इसको और ट्राई कर सकते हो, और इसमें कुछ नहीं बनेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 जोड़े बना सकते हैं, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। टोटल 4 जोड़े हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा किस तरह से क्वेश्चन ये बनता है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 4 और स्टार 9 लिखा गया। हमें यहाँ पे फिल करना है कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सही होगा। तो 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 9, ठीक है, ये हमारे पास लिखा गया। तो चलो सबसे पहला ऑप्शन को पुट करके देखते हैं कि 2 गुने अगर यहाँ पे 4 रखें, माइनस का साइन दे 3 रखें, प्लस का साइन दे 4 रखें और बराबर में 9। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले गुना होता है, तो 4 दूना 8, 8 में से अगर 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, यानी कि हमारा पहला सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर पहला आपका सेटिस्फाई नहीं करता है तो और ऑप्शंस को चेक करके ट्राई कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि दूरदर्शन को लिखा गया CVQP, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले 3 वर्ड हम सबसे पहले समझते हैं कि देखिए क्या लिखा गया, DURAD, 5 लेटर हम उठाते हैं उसको। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा गया, CVQBC, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर हम देखें तो D को एक कम किया गया और इसके बाद एक बढ़ाया गया, एक कम एक माइनस हो रहा है और यहाँ पे +1 बढ़ाया जा रहा है। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, टेलीविज़न को उठाते हैं, TELEVE, पहले इतना उठाते हैं उसके बाद देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक कम किया गया है, तो एक कम करेंगे तो हमारा जो कि एक कम आएगा S आएगा, अगर एक बढ़ाएंगे तो F आएगा, फिर से अगर हम क्या करेंगे एक कम करेंगे तो हमारा M बनेगा, M के बाद L आता है। तो देखिए KL आता है ना, सॉरी K होता है ना, एक कम करेंगे तो K होगा। तो इस क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हमारा राइट आंसर जो कि हम ऑप्शन नंबर D को टिक कर सकते हैं। अच्छा D को टिक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहला अगर ऑप्शन देखें तो SKF लिखा गया, हमारा SFK आएगा जो कि ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया और इस मैट्रिक्स को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या क्या लिखा गया, 2 4 6 6 2 4 और यहाँ पे लिखा गया 4 वाट 2। ठीक है, तो हमें ये बताना कि वाट के साइन का जो जगह यहाँ पे क्या आएगा। तो एक लॉजिकली सोचे तो ये भी देख रहे हैं कि पहले अगर हम सीरीज को देखें तो 2 4 6 6 2 4, यहाँ पे देखिए 4 2, यानी कि मिसिंग नंबर हमारा 6 हो रहा है, इस तरह से भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो इस तरह से भी देखिए 2 6 4 4 2 6 होगा, 6 4 2, इस तरह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक लगा वो क्या है कि आप किसी तरह से भी जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 6 और 2 8, 8 4 12। ठीक है, उस तरह से हो जाता है। इस तरह भी देखें तो 4 और 2 8, 4 और 2 6 और 6 6 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, इस तरह से, चाहे इस तरह से भी जोड़ के देखिए 12 आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे जो कि 6 को पुट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए क्रम में आपको सजाना, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे OMN सभी में है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन में OMIT है, यानी कि सबसे पहले हमारा 2 आएगा। 2 के बाद अगर हम देखें तो सभी में क्या है कि OMNI है, लेकिन सबसे उसके बाद P से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड में S है और उसके बाद V है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हमारा P आएगा। तो 2 के बाद 1 आएगा। 2 के बाद हमें 1 देखें तो या तो ऑप्शन A होगा या तो ऑप्शन D होगा, लेकिन आगे देखते हैं थर्ड और ऑप्शन 4 में देखें तो यहाँ पे देखिए OMNI के बाद एक तो S है और एक B है, तो हम ये कह सकते हैं कि S पहले आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो कि 2 3 1 और 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम A को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। देखिए विषम शब्द हमें बताना है, तो यहाँ पे सबसे पहला अगर देखें तो क्या है कि 344 है। तो 344 का मतलब क्या कि 7 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, 7 का क्यूब प्लस 1। अगर हम 13 32 को देखें तो क्या कि 11 का क्यूब प्लस में 1। ठीक है, थर्ड में देखें तो 128। अब यहाँ पे देखें तो क्या होगा, कुछ नहीं, 5 का क्यूब और यहाँ पे देखें तो 3 ऐड किया गया। अगर हम यहाँ पे देखें 730, तो 730 आपका कितना होता है, 9 का क्यूब प्लस में 1। ठीक है, 729 और प्लस 1 30। सभी में देखिए 1 जोड़ा गया क्यूब करके, लेकिन थर्ड ऑप्शन में हमारा जो कि 3 जोड़ा गया। तो करेक्ट आंसर हमारा जो कि विषम होगा 128, जो कि ऑप्शन नंबर हम C को टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।